कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। और इसके बाद एक चीज़ ध्यान से सुनना बच्चों, इसके बाद जो क्लासेज आएंगी आपकी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि कौन सा सेक्शन आपको करना है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको कराई हुई हैं और कुछ अपना व्यस्तता के कारण मैं आपके साथ डेली क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। तो जैसे जो भी चीज़ आपकी थोड़ा सा आपको लगता है कि सर ये पोर्शन करा दो, ये वाली चीज करा दो, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड जो है, जैसे आप कहोगे सर फाउंडेशन क्लास को आगे बढ़ा दो, तो एक क्लास में आपको जैसे एक दो क्लासेस फाउंडेशन क्लासेस की करा दूंगा हिस्ट्री की। आप कहोगे नहीं सर जीएस का ये वाला पोर्शन करा दो, या आप उत्तराखंड का ये सेक्शन करा दो, या हिंदी का ये करा दो, तो वो सेलेक्ट करके मुझे बताना कि आपको कौन सा सेक्शन कमजोर लग रहा है। यानी आप अगर कहोगे कि मुझे ये पोर्शन करा दीजिए हमारे एग्जाम के लिए, तो मैं करा दूंगा, सारा नहीं करा पाऊंगा बच्चों फिलहाल। ठीक है, अब आप सोचोगे हिंदी भी फर्स्ट से पढ़ा दे, उत्तराखंड भी दोबारा पढ़ाए, जीएस के पोर्शन को सारा करा दे, पॉसिबल नहीं है हाल फिलहाल के दिनों में। ठीक है, उसके बाद में भविष्य में जो भी होगा फिर देखा जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको करंट अफेयर्स का कुछ सेक्शन कराया हुआ था बच्चों, उसी से आगे को हम लेके चलते हैं। देखना यहाँ पर क्या किया है नीति आयोग, यानी आपको मैंने एक शायद कराया था या नहीं कराया था पता नहीं। एक क्वेश्चन है देश की पहली योग नीति। अब ये तो पता बताइए आपको कि देश की पहली योग नीति लागू करने वाला, योग नीति बनाने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। अब वो प्रावधान तो ठीक है, अगर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि देश की पहली योग नीति किसके द्वारा तैयार की गई, उत्तराखंड हो गया। लेकिन अगर दो स्टेटमेंट दे दिए, पहली योग नीति बनाने वाला राज्य उत्तराखंड है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ घुमा दिया, या इसमें 10 लाख का प्रावधान है 20 लाख का, तो वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी के रूप में सरकार क्या दे रही है? अब कहोगे आप सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी बच्चों राज्य की ओर से एक आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से एक सहायता होती है, जिसके बदले राज्य आपसे अपेक्षा नहीं करता कि आप उसको रिटर्न करो, ये सब्सिडी होती है। ठीक है, यानी सरकार ने अगर आपको कुछ दिया तो सरकार आपसे ये उम्मीद नहीं करेगी कि आप उसको रिटर्न में कोई और मतलब रिटर्न वो चीज करो। ठीक, तो उसको सब्सिडी कहते हैं। तो लिखो राज्य मतलब देश की पहली योग नीति, पूरा लिखना है इसमें। ठीक है, देश की पहली योग नीति, यानी पहली योग नीति बनाने वाला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड बना। ये मैंने आपको कराया हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रावधान है बच्चों, ध्यान रखना है। इसमें वित्तीय प्रावधान किया गया है, जैसे आप योग व ध्यान केंद्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए सरकार देगी, यानी इसमें फाइनेंशियल क्या है देखें, इसमें लिखना वित्तीय प्रावधान। वित्तीय प्रावधान, वित्तीय प्रावधान के अंतर्गत क्या है, जैसे सरकार क्या करेगी बच्चों, आपने कोई योग सेंटर खोला या कोई आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं जहां पे योग से संबंधित चीजें हो सकती हैं, अर्थात योग व ध्यान केंद्र के लिए अधिकतम सरकार क्या कर सकती है? 20 लाख की सब्सिडी। ठीक है, लिखो योग व ध्यान केंद्र हेतु अधिकतम 20 लाख, ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है, अधिकतम 20 लाख की सब्सिडी दे सकती है। देखना इसको लिख लो, 20 लाख की सब्सिडी सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है तो दे सकती है। ठीक है, तो अधिकतम कितना दे सकते हैं? 20 लाख। किस चीज के लिए? योग व ध्यान केंद्र के लिए। ठीक, अगर आपने स्थापित करना है। इसी तरीके से अगर आप योग व प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित काम करते हो या उस पर रिसर्च कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार? 10 लाख का अनुदान दे सकती है। ठीक है, तो लिखो योग व प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसंधान हेतु, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसंधान के अनुसंधान। ठीक है, पूरा लिखना के अनुसंधान हेतु, इसमें क्या कर सकती है? 10 लाख की सहायता, रुपए 10 लाख अनुदान दे सकती है। ये ध्यान रखना है इस वाले पोर्शन को। अब आपसे देखना क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या हो सकते हैं। इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड पूछे या कथन कारण पूछे, कुछ भी पूछे, ध्यान रखना इसमें पहला राज्य बना देश का जिसने योग नीति को अडॉप्ट किया है, वो कौन सा है? उत्तराखंड है। इसमें क्या होगा, अब आप जानते हो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए इस नीति को लागू किया गया है, क्योंकि आज के दौर में वैश्विक जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, भारत ने योग के दम पे अपनी प्राचीन संस्कृति के दम पे, अपनी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के दम पे भारत विश्व में एक सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसी सॉफ्ट पावर का परिणाम यह है कि आज वैश्विक स्तर पे योग बहुत ही अधिक मतलब देशों में क्या किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है। कई लोग विदेशों से भारत आ रहे हैं बच्चों योग की चिकित्सा लेने के लिए या
योग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण इतना एक मतलब स्ट्रांग है इस चीज के लिए कि लोग बाहर से भी यहाँ पे आते हैं इसी चीज के लिए, ठीक है। तो देखना सरकार ने क्या किया, अगर आप योग व चिकित्सा केंद्र खोलते हो और सरकार से इसका एक प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो पूरी नीति जब निकलेगी तब पता चलेगा। 20 लाख सरकार क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, और अगर आपने इस पर रिसर्च करना है योग अनुसंधान के लिए तो उस पर आपको 10 लाख तक की क्या मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, इसके बाद एक वैली ब्रिज है बच्चों, वो मिलन गांव में है, मिलम गांव, ठीक है, वैली ब्रिज, ये चर्चा में रहा है क्योंकि काफी पुराना है और भी संभावना है कि इसको नुकसान हो रहा है बच्चों, ठीक है। मतलब ये खतरा है इसका वैली ब्रिज के बारे में कि थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि ये खतरे की जद में है, प्राकृतिक आपदा या किसी चीज से, या कहोगे बहुत पुराना हो गया, तो कनेक्टिविटी से संबंधित है। तो नॉर्मल लिख लो, वैली ब्रिज कहां पर है, मिलम गांव में, मिलम गांव, ठीक है, कहां पर है, मिलम गांव में है वैली ब्रिज। अगर इस टाइप से कभी ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला लिखना बच्चों, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 आई है। अब आप कहोगे ये क्या है, ठीक है, अब लिखना, ये जनसंख्या से संबंधित है। एक पूरा क्वेश्चन लिखो, नमूना पंजीकरण, पूरा लिखना है आप लोग, ठीक है, इसको पूरा लिखना, लिखो, नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2021, नमूना पंजीकरण सांख्यिकी प्रणाली 2021, ठीक है। ये है बच्चों जनसंख्या से संबंधित है, इसने एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट में ये कहा है कि वर्ष 2016 से वर्ष 2016 से 2021 तक, नमूना पंजीकरण सांख्यिकी प्रणाली 2021 में इसमें कहा गया कि वर्ष 2016 से 2021 तक उत्तराखंड एकमात्र राज्य है भारत का जिसमें जन्म दर यानी अपने आप में जो बर्थ रेट है बच्चों, उसमें वृद्धि दर की गई है, ठीक है। देखो, नमूना पंजीकरण सांख्यिकी प्रणाली 2021, इसमें क्या कहा गया है, वर्ष 2016 से 2021 तक उत्तराखंड एकमात्र राज्य जिसने क्या किया बच्चों, जन्म दर में वृद्धि दर की, जन्म दर में वृद्धि, ठीक है, ये ध्यान रखना, एकमात्र राज्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक तो डायरेक्ट जीएस के अंदर पूछ सकता है कि हाल ही में, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पूछेगा, आप समझ जाओगे उत्तराखंड है, हाल ही में नमूना पंजीकरण सांख्यिकी प्रणाली 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 में एकमात्र भारत का राज्य जिसकी जन्म दर में वृद्धि दर कौन होगा, उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन, कथन है, नमूना पंजीकरण सांख्यिकी प्रणाली 2021 द्वारा हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की गई, कथन एक सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 तक जन्म दर में गिरावट करने वाला उत्तराखंड एकमात्र राज्य भारत है। गिरावट नहीं हुई है, इसमें क्या होगी बच्चों, वृद्धि हुई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला लिखना, उत्तराखंड में एफएम रेडियो लॉन्च हुआ है पिथौरागढ़ में, भारतीय सेना के द्वारा ये किया गया है। लिखो, उत्तराखंड में एफएम रेडियो लॉन्च, एफएम रेडियो लॉन्च कहाँ पर हुआ है बच्चों, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में एफएम रेडियो लॉन्च हुआ है उत्तराखंड का, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, पिथौरागढ़ में, कहाँ पे किया गया, पिथौरागढ़ में, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया बच्चों, भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर एफएम रेडियो लॉन्च किया गया है, पिथौरागढ़ में, स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, एफएम रेडियो जो लॉन्च किया गया भारतीय सेना के द्वारा किया गया, सही होगा, गलत, बिल्कुल सही होगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस एफएम रेडियो का नाम पंचसूल पल्स रखा गया, क्या रखा गया, पंचसूल पल्स, ठीक है, नाम क्या दिया गया इसको, पंचसूल पल्स, ठीक है, पंचसूल, पंच, मतलब ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि हो सकता है ऐसे पूछ दे कि पंचसूल पल्स क्या है, ठीक है, पंचसूल पल्स लिखो, पूरा लिखना आप, ठीक है, पंचसूल पल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हो सकता है कि हाल ही में पंचसूल पल्स चर्चा में रहा है कि क्या है, ये है अपने आप में एफएम रेडियो। हाल ही में जो पंचसूल पल्स एफएम रेडियो लॉन्च किया गया वो उत्तराखंड के किस जगह पे लॉन्च किया गया, पिथौरागढ़, और किसके द्वारा किया गया, भारतीय सेना। अब देखो, जैसे कई छात्र ये कहते हैं कि सर आजकल जो है क्वेश्चन कथन कारण वाला पूछता है, सर हम कैसे उन क्वेश्चन को डील करें, कैसे उनके साथ हम लोग मतलब ट्रीट करें, कैसे हमारा वो सही हो सकता है। तो बच्चों देखो,
आपने अगर पढ़ा होगा ना, आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आपका क्वेश्चन कैसे भी पूछे, देखो कान यहाँ से पकड़े, कान घुमा के पकड़े, आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं कि यार किसने पकड़ा। जब आप ये समझ जाओगे, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप चीज़ों को डील करना सीख जाओगे, बहुत टफ नहीं होता है। देखिए आपने सिर्फ इतना पढ़ा, अब घुमा फिरा के क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जिसको कोई मतलब नहीं ऑनलाइन में पढ़ता, वो पढ़ेगा उत्तराखंड में FM रेडियो कहाँ लॉन्च किया गया, पिथौरागढ़ में, बस इतना ही पढ़ेगा। किसने किया, क्यों किया, किस जगह पे किया, पहला है या इससे पहले कहीं था, वो सारी डिटेल पड़ेगा। और ये भी पूछ सकता है कि पंचसूल पाल से चर्चा में रहा है क्या है, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगला लिखना बच्चों, अहिल्या स्मृति मैराथन का आयोजन किया गया हाल ही में, कहाँ पर किया गया, देहरादून में, ठीक है। लिखूँ अहिल्या स्मृति मैराथन, ये कहाँ पर हुई थी बच्चों, देहरादून में, ठीक है। और इसी तरीके से एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, उसका नाम है क्या, गज घंटाकर्ण महोत्सव, टिहरी में होता है और टिहरी में मंदिर है, ठीक है। लिखो गज घंटाकर्ण महोत्सव, ये कहाँ पर है, टिहरी में, ठीक है। तो गज घंटाकर्ण महोत्सव पूछेगा टिहरी में, अहिल्या स्मृति मैराथन पूछेगा देहरादून में, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक। अगला लिखना बच्चों नोट करके, तपोवन से कुंजापुरी मंदिर तक क्या बनने वाली है बच्चों, एक रोपवे बनने वाली है, ठीक है। तो नोट करके लिखो, नोट तपोवन से कुंजापुरी तक, नोट तपोवन ऋषिकेश, ठीक है, कुंजापुरी नरेंद्रनगर टिहरी तक रोपवे प्रस्तावित, लिखो तक रोपवे प्रस्तावित, ठीक है। ये चर्चा में रहेगा, ये ध्यान रखना आपका, जब भी आप इसको आगे को तैयार करोगे। तो तपोवन कहाँ पड़ता है, ऋषिकेश में, कुंजापुरी कहाँ पड़ता है, नरेंद्रनगर टिहरी में। यहाँ पर क्या बनने वाली बच्चों, अब एक रोपवे बनने वाली पर्वतमाला परियोजना के तहत। आपको मैंने पढ़ाया भी था ना पहले कि पर्वतमाला परियोजना किस चीज से संबंधित है, रोपवे के निर्माण से संबंधित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 को मंजूरी दी है, ठीक है। लिखो हाल ही में उत्तराखंड द्वारा मेगा, मतलब ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो हाल ही में उत्तराखंड द्वारा मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति 2025 को मंजूरी, मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2025 को क्या दी है, मंजूरी दी है। बच्चों कितने वर्ष के लिए पूछेगा, तो 5 वर्ष हेतु है, ठीक है। एक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2025 को मंजूरी दी है, जो कि 5 वर्ष के लिए, ठीक है। इसमें क्या किया है बच्चों, उद्योगों का वर्गीकरण 4 रूप में किया है। अगर पूछता है इस नीति के तहत उद्योगों का वर्गीकरण, कितना बच्चों, 4 कैटेगरी में किया है, ठीक है। एक को बोला गया बच्चों अलग अलग, ठीक है। पहला जो उद्योग होगा उसको बोला गया क्या बच्चों, लार्ज इंडस्ट्री, ठीक है। फिर अल्ट्रा लार्ज, पहला लिखो लार्ज, फिर अल्ट्रा लार्ज, फिर मेगा, फिर अल्ट्रा मेगा। अब आप कहोगे सर कैसे वर्गीकरण किया, ये निवेश सीमा और रोजगार सृजन के आधार पर बच्चों, ये निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या होगी, निवेश सीमा व रोजगार पे आधारित, ठीक है। मैं एक रोजगार लिखूंगा, वहां पे एक निवेश सीमा, यानी लार्ज वाला जो है बच्चों कितना निवेश कर सकता है, अल्ट्रा लार्ज वाला कितना, मेगा वाला कितना, अल्ट्रा मेगा वाला कितना है। तो मैं वो जो इसके आगे लिखूंगा वो निवेश की सीमा होगी, और उसका कॉमा लगा के मैं 50 रोजगार, 150 रोजगार, 300 रोजगार लिखूंगा, तो इतना रोजगार उसको सृजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लार्ज है बच्चों 50 से 200 करोड़ तक का वो निवेश कर सकता है, यानी 50 करोड़ से 200 करोड़ का इसका निवेश होगा, 50 to 200 करोड़, ठीक है, लार्ज वाला। इसके अलावा अल्ट्रा लार्ज है बच्चों 200 से 500, ठीक है। अल्ट्रा लार्ज कितना है, 200 करोड़ से 500 करोड़। मेगा कितना है, 500 से 1000 करोड़। और अल्ट्रा मेगा कितना है, 1000 करोड़ से ज्यादा प्लस, ठीक है। ये इतना निवेश की इतनी सीमा है, और इनके रोजगार की जो सीमा होगी बच्चों वो कितनी होगी, 50, 150, 300 और 500, ठीक है। देखो 50 रोजगार, 150 रोजगार, 300 रोजगार और 500 रोजगार, इतना ये क्या करेंगे बच्चों, सृजित करेंगे। तो इस आधार पे इस नीति के तहत उद्योगों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है, लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा।
और ये कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये इनका है। ठीक है, अब आप कहोगे सर सरकार इनको क्या देगी फिर अगर ये इस टाइप का करने, इनको बच्चों क्या मिलेगा, वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे स्टाम्प ड्यूटी आपने सुना होगा, उसमें सरकार क्या करेगी, इनको 50% की छूट या अधिकतम 50 लाख तक की छूट देगी अगर ये यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें इतना निवेश है अलग अलग इसका। तो स्टाम्प ड्यूटी, देखो अगला लिखो, वित्तीय जो अपने आप में सरकार की ओर से प्रोत्साहन है, वित्तीय प्रोत्साहन। ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन में क्या होगा, स्टाम्प ड्यूटी पर 50% ऑब्लिक अधिकतम 50 लाख की छूट। यानी अगर आपका 2 लाख रुपए का स्टाम्प आ रहा है, सॉरी 2 लाख नहीं 2 करोड़, मतलब आपका 50% या 50 लाख, आपका जो भी होगा, जैसे आपका 1 लाख 1 करोड़ का आ गया तो उसके आधार पे होगा 50% की छूट या 50 लाख, 2 करोड़ का आ गया तो 50% छूट या 50 लाख, जो भी अधिकतम होगा। ठीक है, तो उसकी छूट क्या दी जाएगी, सरकार की ओर से दी जाएगी। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन है। बाकी बच्चों इसमें जो सरकार इनको रिटर्न देगी वो तो बताना नहीं है। जैसे 8 साल हो जाएंगे आपके, जैसे लार्ज इंडस्ट्री है तो लार्ज इंडस्ट्री को क्या करेगा, 8 साल बाद 8% वार्षिक जो होगा उसका रेट वो रिटर्न कर देगी। ठीक है, इसी तरीके से अल्ट्रा लार्ज, वो सब नहीं देखना है हमने, वो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें लार्ज जो है बच्चों, इसमें क्या होगा, जैसे आपने एक बार निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया और आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया, ठीक है, इन कंपनीज के द्वारा, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये वार्षिक किस्त पे के रूप में सरकार क्या करेगी, ईयरली 8 वर्ष बाद क्या करेगी सरकार, इनको 10% देगी 8 वर्ष बाद, किसको, लार्ज वाले को। अल्ट्रा लार्ज वाले को देगी 12% देगी 10 वर्ष बाद, मेगा वाले को देगी 15% 12 वर्ष के बाद, और जो अपने आप में मतलब अल्ट्रा मेगा है, मेगा लास्ट वाला अल्ट्रा मेगा, उसको कितना देगी बच्चों, 20% देगी 15 वर्ष बाद। ठीक है, तो उतना हमने पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ ये देखना, आपके इससे काम बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि इसमें 8 साल 10 साल 15 साल के बाद, 8 साल 10 साल 12 साल और 15 साल बाद सरकार इनको क्या देगी, क्रमशः रिटर्न करेगी। तो अगर आप चाहो तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, सरकार द्वारा 1 2 3 4 लिखना उनके नाम। ठीक है, लार्ज जो आपने मेगा मतलब स्टार्टिंग से लिखा, लार्ज द्वारा, सरकार द्वारा क्रमशः लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा को, सरकार द्वारा क्रमशः लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा को, पूरा लिखना, अल्ट्रा मेगा को क्रमशः 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष बाद, क्रमशः मतलब सबसे पहले वाले को 8 वर्ष, दूसरे वाले को 10 वर्ष, तीसरे वाले को 12 वर्ष, चौथे वाले को 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद फिर क्रमशः लिखो, कोई बात नहीं रिपीट हो रहा होगा, फिर लिखो क्रमशः 10%, 12%, 15% और 20%। ठीक है, 10%, 12%, 15% व 20%। वार्षिक पूरा लिखना है। ठीक है, वार्षिक पूरा लिखना है इसको। ठीक है, वार्षिक किस्त के रूप में देय होगा, यानी सरकार इतने साल बाद इसको इतना किस्त देगी, इतने साल बाद इसको इतना, ये लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको रिटर्न करेगी, आपने इसको समझ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखना बच्चों, राज्य में एक प्लान चल रहा है संस्कृत ग्राम के रूप में डेवलपमेंट का। ठीक है, यानी गांव को 13 गांव 13 संस्कृत, 13 जनपद 13 गांव बनेंगे। ठीक है, तो लिखो 13 जनपद 13 संस्कृत गांव बनने हैं। ठीक है, पहले मैं गढ़वाल मंडल के लिख लेता हूं, हरिद्वार लिखो पहला। हरिद्वार जनपद के अंदर बच्चों जो गांव है उसका नाम क्या है, नूरपुर पंजन हेड़ी। क्या लिखोगे, नूरपुर पंजन हेड़ी। ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, संस्कृत आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अगला लिखो भोगपुर, देहरादून के अंदर कौन सा होगा, भोगपुर। ठीक है, भोगपुर को किसके रूप में डेवलप किया जाएगा, देहरादून में संस्कृत गांव के रूप में। ठीक है, अगला लिखो कोटगांव, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी का कौन सा गांव होगा संस्कृत गांव के रूप में, कोटगांव। ये मैच करने पूछेगा किसी न किसी दिन, कंफर्म मान के चले आप। इसके अलावा अगला होगा डिम्मर, चमोली में, गोदा पौड़ी में। ठीक है, लिखो चमोली में कौन सा होगा, डिम्मर गांव, पौड़ी में गोदा गांव। ठीक है, और अगला लास्ट बचा रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में कौन सा होगा बच्चों, इसके अलावा अपने आप में उसका नाम है बैजी गांव। ठीक है, तो ये अपने आप में है किसके, बैजी, गढ़वाल मंडल के 7 जनपद। देखो 1 2 3 4 5 6, एक और बच्चा कौन सा बचा, टिहरी आ गया ना, हाँ टिहरी में आएगा बच्चों मुखेम, सेम मुखेम सुना होगा ना आपने। इनको क्या किया जाएगा, टिहरी में
संस्कृत ग्राम के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो हरिद्वार में नूरपुर, पंजनहेड़ी, देहरादून में भोगपुर, उत्तरकाशी में कोटगांव, चमोली में डिम्मर, पौड़ी में गोदा, रुद्रप्रयाग में कौन सा बैजी और टिहरी में मुखेम। इसी के तरीके से बच्चों अपने आप में कहाँ आएगा, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़। नैनीताल में पांडे गांव, अल्मोड़ा में जैती गांव। ठीक है, देखो नैनीताल में पांडे गांव को क्या किया जाएगा बच्चों, अपने आप में डेवलप किया जाएगा संस्कृत ग्राम। अल्मोड़ा में जैती गांव को, ठीक है, किसको किया जाएगा, अल्मोड़ा में जैती गांव को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा लिखो जो चंपावत में आएगा बच्चों खर्क कारके और पिथौरागढ़ में उर्ग। ठीक है, चंपावत में आएगा खर्क कारकी और पिथौरागढ़ में आएगा उर्ग। पिथौरागढ़ में कौन सा गांव आएगा, इसमें उर्ग। और इसके अलावा आता है बच्चों कौन सा, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। बागेश्वर आ गया, नहीं आया। ठीक है, बागेश्वर, हाँ, बागेश्वर का सेरी और नांगला तराई, उधम सिंह नगर। ठीक है, बागेश्वर का कौन सा होगा, सेरी गांव। और यूएस नगर का कौन सा होगा, नांगला तराई। उधम सिंह नगर का कौन सा होगा, नांगला तराई। ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों, आपसे मैच करके पूछेगा कि कौन सा किससे मैच करता है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिखो सबसे लंबी रेल सुरंग देवप्रयाग से जनासू तक बनी है बच्चों, 14.58 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग लिखो। रेल सुरंग ये कहाँ है बच्चों, देवप्रयाग से जनासू, ये उत्तराखंड में, और ये कितनी है, 14.58 किलोमीटर। ठीक है, देश की सबसे लंबी सुरंग देवप्रयाग से जनासू। और लास्ट लिखो बच्चों, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 किसको दिया जाएगा, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 किसे दिया जाएगा, विजय जरधारी जी को। ठीक है, विजय जरधारी लिखना, इनको पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों इस बार दिया जाएगा। अगस्त 18 तारीख को अपडेट रहना, उस दिन आपको न्यूज़ दिखेगी। अभी खैर मैं दोबारा कराऊंगा इसको, फिर भी सुन लेना। ये इंद्रमणि फाउंडेशन जो है उन्होंने घोषणा की है कि 2025 का इंद्रमणि सम्मान जो दिया जाएगा, इंद्रमणि बडोनी, वो दिया जाएगा किसको, विजय जरधारी जी को, जो कि पर्यावरणविद है, टिहरी से संभवतः संबंधित है। ठीक है, तो ये है आपके इंपोर्टेंट जो आपके आज के करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। एक तो संस्कृत ग्राम वाला आप लोग ध्यान रखना, इसके अलावा हो सकता है कि मेगा औद्योगिक नीति से क्वेश्चन उठा दे या कहीं से भी उठा सकते हैं, अपनी ओर से प्रिपेयर रहना है बच्चों एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।